अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, जहां पर अगर कहा जाए कि जो बाइडन 238 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीतने में कामयाब हुए हैं और वो लीड पर हैं, और 213 के साथ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो मौजूदा सदर हैं वो इस वक्त उनके बिल्कुल मुकाबले में है। और बुनियादी तौर पर जो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव रियासत है, जो फ्लोरिडा की रियासत है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 29 इलेक्टोरल वोट्स के साथ कामयाब हुए हैं। और गुज़िश्ता 200 साल में ये बताया जाता है कि इस रियासत में जो कामयाब होता है वही सदारती इंतखाबात में भी कामयाब होता है। तो यहाँ पर अब बज़ाहिर इस वक्त जो लीड है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिली है फ्लोरिडा में, लेकिन बहुत सारे नताइज अब भी आना बाकी हैं। गिनती का सिलसिला रुका है, लेकिन उसके बाद ये हतमी तौर पर डिसाइड हो पाएगा कि कौन ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने में कामयाब होता है और अमेरिका का सदर बनता है। कलेक्टिवली अगर वोट्स की बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ निज़ाम है इलेक्टोरल कॉलेज का, इलेक्टोरल वोट्स का निज़ाम है जो कि मुख्तलिफ है अमूमन जो वोट करने का तरीक़ाकार होता है बाकी दुनिया में। अगर जो 4 साल पहले के इलेक्शन है उनकी बात की जाए तो कलेक्टिवली पूरे अमेरिका में हिलरी क्लिंटन साहिबा ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन उसके बावजूद चूँकि इलेक्टोरल कॉलेजेस में लीड पर डोनाल्ड ट्रंप थे, कुछ ऐसी रियासतों में लीड पर थे, लिहाजा सदर बनने में वो कामयाब हुए थे। तो इस वक्त जो बाइडन को भी आवाम की एक बड़ी सपोर्ट हासिल है। वहाँ पर जो टर्न आउट है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि खासा रिकॉर्ड टर्न आउट है। बहुत सारे लोगों ने पहले से डाक के ज़रिए भी अपना वोट कास्ट किया, फिर पेंडेमिक है, फिर ब्लैक लाइव्स मैटर का एक पूरा मामला वहाँ पर चल रहा है। सियाटल और कुछ और रियासतों में हमने देखा कि रात से ही हमें मुजाहरे और तमाम तर चीज़ें भी नज़र आईं, उनको कंट्रोल करने की भी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अबव ऑल इन इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बड़े मुख्तलिफ अंदाज के ये इलेक्शंस जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं यहाँ पर इस वक्त जारी हैं, और वक्त बताएगा कि कौन जीतने में कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान ने बहरहाल बड़ा मस्बत अंदाज में कहा कि जो भी जीते, डोनाल्ड ट्रंप जीतें या जो बाइडन जीतें, पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात और काम करने का ख्वाह है। लेकिन बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जो बाइडन है, जो अपनी तकारीर या जो नज़रियात का इजहार वो करते रहे पाकिस्तान को लेकर, तो वो ज़्यादा बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए, और शायद पाकिस्तान और अमेरिका बेहतर ताल्लुकात में काम कर सकेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें जो इस वक्त इलेक्शंस हैं, और उसके बाद किस तरह से ये जो सेकंड टर्म है अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है या अगर जो बाइडन आते हैं, तो किस तरह से इसके असरात दुनिया पर मुरतब होंगे और पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर कितना फ़र्क पड़ता है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेनेट के पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं उनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी कर दी है कि वो ये कि काम किया जाए कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया तौर पर नहीं होने चाहिए, वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, और ये इलेक्शंस ओपन होने चाहिए। ये इमरान खान साहब इस वक्त फरमा रहे हैं। सेनेट का मामला, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, कितने की सीट बिकना, कितने का वोट बिकना, ये तमाम तर चीज़ें हम एक तवील अरसे से सुनते आ रहे हैं। क्या ये वाकई अमली तौर पर मुमकिन हो पाएगा कि खुफिया रायशुमारी ना हो और ओपन हो और सामने हो और पता लगे कौन किसे वोट कास्ट कर रहा है? और अगर ये होता है तो एक बड़ी अच्छी चीज़, एक बड़ा अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और एक फ्री एंड फेयर तरीके से सेनेट का इंतखाब होगा, और शायद उस हिसाब से ख़रीदारी नहीं होगी एक वोट की जिस तरह से माजी में होती रही है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम इस पर भी बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और आमिर इलियास राना साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर इस इलेक्शन को जो इस वक्त अमेरिका में जारी है, और बज़ाहिर इस वक्त अगर नंबर गेम में लीड जो बाइडन की भी है, लेकिन क्या चांसेस हैं? पुरुमीद तो डोनाल्ड ट्रंप भी हैं कि वो जीत चुके हैं, जो बाइडन भी बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन किस तरफ मामला जाता नज़र आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने ख़ुद ही जो चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में बताई हैं उसके हिसाब से या कल से जो कुछ अमेरिका में हो रहा है और इलेक्शन से पहले जो कुछ कहा जाता रहा है, उसमें अगर आप थोड़ा सा उसको, और वहाँ से अमेरिका से जो लोग जो बातचीत कर रहे हैं उन तमाम को समराइज़ करें तो ये कंक्लूजन इलेक्शन से पहले आ गया था कि ये इलेक्शन से एक दिन पहले ही आ गया था, क्योंकि उससे पहले कि ये एक बड़ा क्रिटिकल, एक बड़ा क्लोज कंटेस्टेड इलेक्शन होगा। क्योंकि उससे पहले कि आप ओपिनियन पोल्स अगर उठा के देखें मुख्तलिफ ओपिनियन जो एजेंसीज़ होती हैं उनके,
तो वो कैटेगोरिकली जो है 52% जो बाइडन को कह रहे थे और 42% जो है वो ट्रंप की विनिंग के चांसेस दे रहे थे। लेकिन फिर जब इलेक्शन से एक दिन रात पहले जो चीज़ें आई उसमें उनको बहुत नैरो कर दिया गया। अब ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रंप के इलेक्शंस का, तो उसने जो बेसिकली जो वो रिजाइड जो वो डिपेंड वो जो अपना बेस कर रहा है, अपना इलेक्शन जो फोर्सी कर रहा है, उसमें एक तो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो आपको पता है अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनको सपोर्ट देने के लिए एक तो उसने जो है वो इलेक्शन से फ़ौरन पहले जब अफ़गानिस्तान का वादा पूरा नहीं हुआ फ़ौजी निकालने का, तो मिडल ईस्ट में जो उसने एक उनको लीवरेज प्रोवाइड कर दिया है बहरीन और यूएई और बाकी के साथ, और बल्कि ये हो रहा है यूएई ने कहा कि वहाँ तो वीज़ा फ्री एंट्री होगी। उसने जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, और उससे पहले आपको पता है उसने जो पिछले इलेक्शन में इन्वेस्टर थे उसके एक बहुत बड़े पब ओनर थे, वो और उनकी बीवी दोनों, उन्होंने वादा लिया था ट्रंप की स्कीम को फाइनेंस करते हुए, उसके इलेक्शन को फाइनेंस करते हुए कि जी आप जब सदर बनेंगे तो यू विल शिफ्ट दी एम्बेसी टू जेरूसलम, और उसने कर दिखाया। और अभी भी वो जो कुछ उसने किया है वो एक उसको एक एडवांटेजियस पोजीशन पे लेके गया, हालांकि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने का उसका वादा पूरा नहीं हुआ। उसके साथ साथ कोविड की हैंडलिंग तो उसकी ठीक नहीं रही, अमेरिका में बहुत अफवाह हुई हैं, लेकिन कोविड के दरमियान जो एक चीज़ वहाँ पे लोग कहते हैं वो ये है कि जो उसने रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे अगर आप देखें और जो लो मिडिल लेवल इनकम है उनको जो उन्होंने जो इमदाद दी है और उसमें $2000 और $1000 तक लोगों के पास गए हैं, उस चीज़ ने रूरल एरियाज़ में उसके वोट बैंक को बहुत चेंज किया है। तो अब वहाँ पे अमेरिका में ये बड़ी तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के डायनामिक्स हैं। ये जो कोविड को डील करना है, या जिस तरह से आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक डूअर हैं और जो कमिट करते हैं वो करते हैं। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देखेंगे इस वक्त एक रिवायती सियासतदान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ना वो रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं ना सियासत करते हैं, उनका अपना ही एक अंदाज़ है और जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अब उन्होंने ज़ोर दिया था और बिलखसूस वो वाइट सुप्रीमेसी की बात ज़्यादा करते हैं, और फिर वो जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं उनको ज़्यादा जॉब्स देने की बात करते हैं, और एंटी इमिग्रेंट एक स्टांस उन्होंने प्रमोट किया, जिससे शायद बहुत सारी सपोर्ट उन्हें मिलेगी। बट क्या जो बाइडन को अपसेट कर देने की, बड़ा अपसेट कर देने की सलाहियत रखते हैं? बहुत शुक्रिया। वोट तो पड़ चुका, जो अपसेट होना होगा वो भी आज रात को नहीं तो कल तक पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जो अफलातून ने कही थी वो ये कि ताजिर और फौजी को इक़्तिदार नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इनका कोई ताल्लुक पब्लिक के साथ नहीं होता। ताजिर का ताल्लुक अपने मुनाफा से होता है और फौजी का ताल्लुक दिफा से होता है, आवाम के साथ नहीं हुआ करता। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनके अपने कारोबार का और अपने कारोबारी दोस्तों का मफाद बहुत ज़्यादा अजीज है। उन्होंने यहूदियों के साथ जो कुछ भी मुआहदे किए थे, सीन अनसीन उनको पूरा किया, और उसके नतीजे में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बदमज़गी पैदा हुई जो बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। अमेरिका तकसीम हो चुका हुआ है, अमेरिका गोरे काले की से आगे तकसीम हो गया, और उसमें अब जो बाकी दुनिया के लोग अमेरिका में मौजूद हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका को ये कहा जाता था कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पर आने वाले हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं, वो रोज़गार कमा सकता है, वो बाइज़्ज़त तरीके से रह सकता है। लेकिन अमेरिका की वो अक्सरियत जो सफ़ेद फॉर्म नहीं है, वो अब ये कह रही है कि हम अमेरिका में महफूज नहीं हैं और हमारी इज्जत नहीं है। अमेरिका की पूरी सोसाइटी में एक तफरीक पैदा हो चुकी हुई है, और इस तफरीक के कम होने के लिए ये ज़रूरी होगा कि वहाँ ट्रंप की बजाय जो बाइडन जीते और उसके नतीजे में वो ऐसे इक़दाम करें कि फिर सोसाइटी यकजा हो सके। मुझे यूँ महसूस होता है शायद ये एक मकाफात अमल का सिलसिला शुरू हो गया है और अमेरिका अपनी तबाही की तरफ जाएगा। अमेरिका की मईशत के बारे में ये कहा गया कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन कोविड की वजह से उस पर जो नुकसान हुआ, लोगों को उन्होंने दिए पैसे, लेकिन लोगों को भीख देने से उनके रोजगार नहीं मिल जाता, उनको भीख की आदत पड़ जाती है और ये हुकूमतों के लिए अच्छा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सरकार नहीं, लेकिन चौधरी साहब कोविड में तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था ना। कोविड में तो अगर ये एड दी जा रही है, जब व्हेन पीपल आर हेल्पलेस एंड बाहर जाके नौकरी नहीं कर पा रहे,
ऐसे में तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जाएगा ना। बरतानिया में भी इस तरह की एड्स दी गई, कारोबार को सहारा दिया गया, तो बड़ा पॉजिटिव लिया गया, बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने पाकिस्तान में भी लाइन लगा के लोगों को पैसे दिए, उनको हमने भीख दी, 3 महीने की भीख हमने 1 महीने में देकर ये समझा कि शायद मामला ठीक हो जाएंगे। कौमों की जिंदगी में भीख देने से मामला नहीं ठीक होते, उनके लिए रोजगार का एहतमाम करना होता है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिका में बेरोजगार हो चुके हुए हैं, मैशत उनकी दिगरगू है, और उसके अलावा बाकी अब जो सर्वेज हैं वो की रिपोर्ट तो सामने आनी शुरू हो गई हुई है कि किस इशू पर कितने % लोगों ने अपना वोट जो है वो पोल किया या पोल कर रहे थे। बिल्कुल सही चॉइस साहब, आपका पॉइंट आ गया। सर एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मैं आमिर इलियास राना साहब से उनकी राय लूंगा, वो किस तरह से देख रहे हैं इन अमरीकी इंतखाबात को। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं और सारी दुनिया देख रही है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। अपने वसीतर तजर्बे की बुनियाद पर आपको क्या लग रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो हैरान और परेशान हूँ, और ज़ाहिर है मेरी हैरानी और परेशानी से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, क्योंकि हमारी तो पूरी कौम को पराई शादी में बेगाना वो क्या मुहावरा है वो कूदने की आदत है, वो हमारी तो दोनों ने ऐसी तैसी फेरनी है। और वहाँ क्या होना है हम इस तरह तबसरा कर लेते हैं। मैं अपने दोनों सीनियर तजिया निगारों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल अपने मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जैसे अमरीकियों ने वोट हमें देख के देने थे, क्योंकि अब तो दे चुके हुए हैं ना सारा सब कुछ, और वहाँ पे मार धाड़ बयानात की पाकिस्तानी स्टाइल में शुरू हो चुकी हुई है। जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा। असल बात है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान तो उनके दोनों के नज़दीक कहीं नहीं है, जहाँ कहीं है वो सवाल की सूरत में आया है। उनकी पॉलिसियाँ चीन के साथ टकराव के लिए इंडिया को लेके इस खित्ते में डिस्कशन है कि हम चीन के साथ हैं नहीं हैं, हम कहाँ खड़े हैं। वो मतलब जब भी कोई बात किसी ने की है वो सवाल की सूरत में हुई है, पॉलिसी की सूरत में उनकी तरफ से नहीं आती है। कि असल है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। हम दुनिया भर के मसाइल लेके बैठ जाते हैं, और उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए। भाई असल इशू ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमारे पॉलिसी साज अपने आप को कैसे चलाएंगे। क्योंकि जी जो बाइडन जीत जाए तो जी वो पुरानी पॉलिसी है, तो वो जियो स्ट्रेटजिक हमारे मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे, और अगर ट्रंप आ गया तो ट्वीट के साथ फिर एक नया स्टाइल शुरू कर देता है। उसकी कोई पॉलिसी का सिस्टम अपने 4 साल में भी नहीं रहा, और आइंदा भी जो उसने स्टाइल अपनाया है हमें लगा दिया कि जी मैं तो आपकी बिल्कुल कश्मीर के ऊपर बैठक कराऊंगा, लेकिन दूसरा फरीक मान जाए, और वो हमें लगा के और कश्मीर उनके हवाले करवा दिया, और उसके बाद उस पर कोई बयान भी नहीं दिया कि जी बस ठीक है, मैं तो क्योंकि दूसरा फरीक मान जाए तो मैं तो बिल्कुल आपके साथ सालसी के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के साथ तो मतलब एक अजीबो-गरीब खिलवाड़ है, मजाक बना हुआ है हमारा, और हम बतौर मीडिया उसका बहुत बड़ा एक पिलर बन गए हैं कि जी देखो जी पता नहीं अमेरिका के इलेक्शन में क्या हो जाएगा और हम क्या तीर मान लेंगे। हमें अपने तौर पे अपने मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जी हम कहीं खड़े होंगे, कोई हमारी भी जिक्र करेगा, कोई हमारे से भी बात हो जाएगी। उनको ट्रंप को ज़रूरत थी कि जी अफ़गानिस्तान में मदद लेनी थी, उसको कुछ दाल दलिया मिला नहीं बना, उसने मशरक़ वस्ता की गेम डाल ली इसराइल का मसला सेट करवाने के लिए। जो उसने अपने वोटर और सपोर्टर और जिनसे माल लिया हुआ है, जिनसे बातचीत करता है, वो उनके लिए उसने अपने काम करके ट्रंप ने बात कर ली सीधी सी। अब है असल हम कहाँ खड़े हुए हैं कि अफ़गानिस्तान पे जो बाइडन आ जाएगा तो उसकी क्या पॉलिसी होगी। क्या हम सिर्फ तीसरे फ्रीक के ज़रिए ही होंगे कहीं दुनिया में कि जी चूँकि हम वहाँ पे अड़े हुए हैं, हमें बताया जाता है कि जी हम सब कुछ हैं वहाँ पे, और हमने बड़े बयानात भी दिए कि जी हमने बड़ी सपोर्ट की है। शाह महमूद कुरैशी के आप बयानात देख लें कि अफ़गानिस्तान में पता नहीं हमने क्या कर दिया, और रिज़ल्ट में हम कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। बात सिंपल है, यहाँ अपनी तरफ तवज्जो करें, अपने लोगों की फ़िक्र करें, फिर ही बात बनेगी, वरना जी ठीक है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। मैं तो सच राना साहब पॉइंट आ गया आपका, आपने तफसील से बिल्कुल अपनी राय का इजहार कर दिया। गेट साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, इज़ इट अ रियलिटी कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन कोई भी आता रहे वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पाकिस्तान के साथ मामलात वैसे ही रहने हैं जिस तरह से राना साहब ने फरमाया, या आप समझते हैं कि अमली तौर पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर कौन सी जमात से कोई नुमाइंदा इलेक्ट होता है और पॉलिसी किस तरह की है और उसका फ़िक्र और सोच किस तरह की है टुवर्ड्स दिस रीजन, पर्टिकुलरली अबाउट पाकिस्तान? ये अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो कौन जीतेगा, ये आपका सवाल था, और क्या वहाँ पे हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तो वो एक रियलिटी है कि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भी रियलिटी है कि अमेरिका सुपर पावर है, ये भी रियलिटी है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो दुनिया में मुख्तलिफ़ खित्तों में जाता है और हमें उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपका स्पेसिफिक सवाल है पाकिस्तान के हवाले से, तो साफ ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान के हवाले से सवाल करेंगे तो हम पाकिस्तान के हवाले से जवाब देंगे, बिकॉज यू आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि दुनिया में अगर अफ़गानिस्तान में कोई चीज़ होती है हमें इफ़ेक्ट करती है, इंडिया में कोई चीज़ होती है हमें इफ़ेक्ट करती है, अगर बरतानिया में कोई चीज़ होती है तो हमें इफ़ेक्ट करती है कि अगर नवाज शरीफ वहाँ जाके बैठ जाता है और वहाँ से बयान देने लगता है तो हमें इफ़ेक्ट करता है, तो हम उस पर तबसरा करते हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान के हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो ये बड़ा पर्टिनेंट चीज़ है कि पाकिस्तान जो बाइडन आ गए तो क्या होगा और रिपब्लिकन आ गए तो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये पाया जाता रहा है कि अगर डेमोक्रेट्स आर मोर फेवरेबल, मोर इंक्लाइन टू पाकिस्तान, वेयर एज अपना जो रिपब्लिकन हैं वो नहीं हैं। अब मेरा इससे डिफरेंट चीज़ ये है कि जिसको मैं देखता हूँ या जो मैंने देखा है अपनी फंक्शनिंग में, एंड आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, टॉप एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें अमेरिका में हुकूमत जो भी हो, जो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वहाँ पेंटागन जो है उसकी बहुत सारी से होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके हवाले से चलती हैं। और वो जिस तरह दुनिया में अलाइंसेस को देखते हैं, जिस तरह दुनिया में वो मुख्तलिफ अपना जो पैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, जिस तरह वो कोलिशंस को देखते हैं, तो वो उसके हिसाब से अमेरिकन जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर उनकी बहुत इनपुट होती है। अब अगर आप माजी में देखें तो अभी जो बाराक ओबामा वाज एन डेमोक्रेट प्रेसिडेंट और दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ था, तो आप किसी वक्त बैठ के जो अपना बुश के उस ज़माने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते हुआ करते थे आपके नॉर्थ एंड साउथ वजिस्तान एजेंसी में बाकी, तो अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बाराक ओबामा जो डेमोक्रेट था उसके ज़माने में दूसरे ज़्यादा इंटेंसिटी नज़र आएगी इस किस्म की चीज़ों की एज़ कम्पेयर टू जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो इसका मतलब ये है कि जो कोर चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है और उसके मुताबिक उन्होंने किस तरह मुख्तलिफ ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, मुख्तलिफ लीडरान को, मुख्तलिफ ताकतों को, मुख्तलिफ रीजन्स को, मुख्तलिफ ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना है। आज अगर उनकी चाइना एक कंपीटिंग पावर के तौर पे उनकी ये प्रायोरिटी है कि हमने उसको रोकना है, अगर वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए उन्होंने चीज़ को उसको चेक करना है, अगर सी पैक को वो पहले ही अपनी हाइपरटेंशन दे चुके हैं। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, पॉइंट आपका आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं चौधरी साहब से जान लूँ, चौधरी साहब ये बुनियादी तौर पर जो पेंटागन है मोर और लेस जो उसने पॉलिसी सेट करनी है, चाहे कोई डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, उसने उसी को ही टो करना होता है। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है या ये फ़र्क कुछ अंदाजों में बहुत ज़्यादा भी कभी हो सकता है? ओबामा वॉर की ताब पर चल जाएगा कि पेंटागन ही सब कुछ करता है। जिस तरह हम यहाँ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट करती है या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होता है, वहाँ भी इसी तरह होता है, लेकिन वहाँ वो शोर नहीं मचाया जाता। मैं एक बात इससे हट के कहना चाहता हूँ कि हम चूँकि बेकारी हैं और इंटरनेशनल बेकारी हैं, हम भीख मांगने के लिए अमेरिका के फिर एक चमचे के तौर पर और एक इस्तेमाल होने वाली चीज़ के तौर पर उसकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाएंगे कि हम हाजिर हैं, बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, और हम वही कुछ करेंगे जो वो चाहेंगे। मैं, आप या राना साहब जो मर्जी गुफ्तगू कर लें, लेकिन होगा यही कि हम अमेरिका के ग़ुलाम होंगे और उनसे पैसों की भीख मांगेंगे। हमने 1951 से मांगनी शुरू की हुई है और अब तक हम अपने तौर तरीकों को बदल नहीं सके, और उनके नतीजे में हम हमेशा ब्लैकमेल होते हैं और इस्तेमाल होते हैं और किराए का हम काम करते हैं। अब हमें किराएदार बनना बंद कर देना चाहिए। किराएदार बनना हमें बंद कर देना चाहिए, इस्तेमाल होते हैं और ये एक रियलिटी है। सर राना साहब, आप एक इत्तफाक करेंगे कि अब थोड़ा सा ज़रा अमेरिका के असर से और उन चीज़ों से भी निकलने का वक्त है, जिस तरह से आपने खुद ही फरमाया कि अब अपने ऊपर फोकस करने की बात है, हम ये निकल भी पाएंगे या मोर और लेस हम कहते तो हैं कि अब हम नहीं उतने करीब रहे, लेकिन आँख मचोली का एक सिलसिला हमारा चलता ही है अमेरिका के साथ ताल्लुकात का? असल बात यह है कि जैसे अमेरिका के लिए कहा जा रहा है ना कि उनकी पॉलिसी का महवर उनके अपने मफाद हैं,
तो पाकिस्तान जब तक अपने आप को अपने मफाद के गिर्द नहीं देखेगा, हमारे यहाँ तो हम कहते हैं जी वो फलानी अपोजिशन ने, फलानी हुकूमत ने फलाने को लॉबियस्ट कर लिया। यहाँ सारा पाकिस्तान लॉबियस्ट बना हुआ होता है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे पास चॉइस क्या होती है? पहली बात, जो पॉलिसियाँ हम लेके चले, जो साहब आए थे कि कर्जा लेंगे, खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास गए, उन्होंने कर्जे को पैकेज का नाम दे दिया, चले जी नया लॉलीपॉप ले लिया। कुछ भी नहीं। बात यह है कि आप भूखे हो के बतौर हुक्मरान आप कहें कि जी हम खाएंगे नहीं, हम बनेंगे बनाएंगे, लोग आपके साथ मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप कहें कि चीनी हमने माफिया के हाथ खींच लेंगे, पकड़ लेंगे, गंदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हर चीज़ का रेट आराम आराम से जो माफिया चाहता है उससे मुताबिक। बल्कि पॉलिसियाँ इतनी ढीली होती हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे चीनी वाले 70 रुपये की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑफ़र करके चीनी दे रहे थे, वो 110 में भी आराम से बेच लेंगे। तो असल इशू ये है कि हम खुद बतौर पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। हमें अपने चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अगर आप चाइना की तरफ जा रहे हैं तो फिर अपने आप को क्लियर करें कि चाइना को हमने कितनी डोमिनेशन देनी है। हमने अमेरिका के साथ चलना है। जैसे इंडिया ने डिफेंस के हवाले से बड़ा क्लियर किया, फिर इंडस्ट्री के हवाले से किया कि जो चीज़ ली उसकी साथ ही उन्होंने उसकी तमाम तर मेकिंग को, उनकी सब चीज़ों को खुद अपने पास शिफ्ट किया। हम तो सिर्फ ख़रीदने पे, परचेज़ पे तवज्जो रखते हैं, चाहे वो हमारी डिफेंस की परचेज़ हो, चाहे वो हमारी आर्म इंडस्ट्री की परचेज़ हो। उन्होंने कुछ फ़ायदा लिया, एक ख़ास टाइम तक वो रशिया के साथ खड़े रहे, और फिर वो टोटल चाइना और पाकिस्तान को दिखा के और वो अमेरिका की गोद में बैठ गए और अब वहाँ से मफाद ले रहे हैं। हमारा अलमिया ये रहा कि हम शुरू से ही ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारे साथ क्या है कि जी हम रशिया के साथ जाते हुए अमेरिका की गोद में बैठ गए, उसके साथ मुख्तलिफ प्रॉक्सीज मुआहदों में रहे। अब हम CPEC लेके चल रहे हैं, और जहाँ कंसेंसस बनना चाहिए उसको हमने सियासी और ज़ाती लड़ाइयों में सारे के सारे को तबाह कर दिया है। अब भी वक्त है, अगर हमारे हुक्मरान, क्योंकि बड़ा हुक्मरान होता है, बड़ा भाई भी वही होता है कि आपने करप्शन के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी करना है वो कीजिए, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए अपने आप मिसाके, जैसे आप कहेंगे कि जी वो तो शहबाज शरीफ बड़ा करप्ट है, लेकिन भैया आपको उसने एक ऑफ़र तो की थी, जरदारी साहब ने एक ऑफ़र तो की थी ना। तो दुनिया को देखते हुए कहीं अपने आप को ब्रेक मार लें कि जी हमारे इदारे जो करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं हम उनको कराएंगे। बिल्कुल सही राना साहब, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट करना होगा, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा, और तभी हमारा बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। राना साहब, पॉइंट टेकन। ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर तीनों मेहमानों से जो सेनेट के हवाले से खुफिया रायशुमारी ख़त्म करने की वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है, ये किस हद तक अमली तौर पर मुमकिन होगा और इसके क्या असरात होंगे, इस पर तीनों मेहमानों की राय लेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, हमेशा से जब जब सेनेट के इलेक्शन आए तो बहुत उस पर उंगलियाँ उठीं, और अब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं तो उन्होंने हिदायत जारी कर दी। किस हद तक ये पॉसिबल है और इससे कितने इसके असरात, पॉजिटिव असरात आएंगे, और कितना शफाफियत से हम सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हो पाएंगे? दो चीज़ें आपके सवाल में पोशीदा हैं। एक तो ये है कि इसका असर क्या आएगा, और दूसरा क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और तीसरा चीज़ जो आपने ट्रांसपेरेंसी की बैक हैंड चैनल पे जो होती है, और जो माजी का वतीरा अगर आप उठा के देखें तो उसमें तो वो लोगों के साथ जो ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार बिटवीन टू इंडिविजुअल्स होना चाहिए, या पार्टी या इंडिविजुअल के दरमियान होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबात रहे हैं। और ये ख़बरें आती रही हैं कि लोग पैसे लेके, बल्कि क्यूमुलेटिव पैसा भी आता रहा कि ये टोटल इतना पैसा लिया गया है, और फिर इतने वोट जो हैं वो बनाए गए हैं सेनेट में अपनी मेजॉरिटी को जो है लेके चलने के लिए। और सेनेट के लिए मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सेनेट के लिए सबसे पहले तो एक तरीक़ाकार मुतय्यन होना चाहिए कि किस रिप्यूट के लोग, किस स्टैंडर्ड के लोग, किस क्वालिफ़िकेशन के लोग जो है वो सेनेट के अंदर आएंगे। क्योंकि हम जो आज की सेनेट या इससे पहले भी जो सेनेट के अंदर लोगों को देखते हैं वो लोग होते हैं जिनमें से बहुत सारे
इस किस्म की पॉलिटिकल ब्राइब पे आए होते हैं कि दे डोंट डिज़र्व टू बी सेनेटर। यहाँ पे बहुत सारे होटलों के मालिक भी सेनेटर रहे अभी, और क्या क्या, मैं आपको इंडिविजुअल नाम नहीं गिनाना चाहता, चाहे वो फौजी दौर था या चाहे वो सिविलियन का दौर था। उस तफरीक के बग़ैर मैं बड़ा स्टडी के बाद कह रहा हूँ कि ऐसे लोग आए जिनको म्यूनसिपल कमेटी की सियासत में भी नहीं होना चाहिए था, वो सेनेटर बन गए, क्योंकि तरीक़ाकार ऐसा था कि आपने पार्टीज़ को दे दिया, उन्होंने नॉमिनेट जिसको करना है उसने नॉमिनेट हो जाना है। बिल्कुल सही। यही पहला बुनियादी, मेरी नज़र में बुनियादी गलती यहीं पे है, इसीलिए आपकी सेनेट में पॉइंट आ गया। आपका वक्त कम है, मैं ज़रा जल्दी से चॉइस साहब की भी राय ले लूँ। चॉइस साहब, योर टेक ऑन दिस मैटर सर, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए आइन में लिखा हुआ है, ये ट्रांसफरेबल वोट होता है और एक खास हद तक नंबर्स के तहत वो वोट हासिल किए जाते हैं, और उससे ज़्यादा के जो वोट हों वो अगले कैंडिडेट को शिफ्ट हो जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में रात को ऑर्डिनेंस जारी करना और उसको छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले अपने घर को देख लें, उसे सीधा कर लें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा कर लें। पहले अपने घर को सीधा कर लें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा कर लें। लेकिन इस वक्त तो हम वाज़े तौर पर जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फिर लाया जाएगा, और क्या ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मुमकिन है कि आप इस तरह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा, और वो ये नहीं कर सकते। ये तो लेजिस्लेशन, आम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करेंगे? तावक्त है कि दूसरी पार्टियों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, और बात करना जो है वो इस हुकूमत की तौहीन है। वो ये समझते हैं कि ये जिल्लत आमेज काम है कि डेमोक्रेसी में अपने सियासी मुखालफिन के साथ बात की जाए। वो कोई जिल्लत आमेज काम नहीं करना चाहते। तो चॉइस साहब, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आपने हिदायत जारी कर दी, हेडलाइंस बना दी? ये जमहूरियत से नावाकफियत है, ये जमहूरियत से नावाकफियत है, ये ना तजर्बेकारी है, ये सियासत का ना आना है। बिल्कुल सही जी, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं। राना साहब, आपकी क्या राय होगी? ये सियासत का ना आना है, जमहूरियत को ना समझना है, आइन की समझबूझ ना होना है, या ये बस ऐसे ही हिदायत जारी कर दी और उनको पता है कुछ हो नहीं पाएगा? ये है क्या माजरा सर? ये स्कैंडिनेवियन निज़ाम है, ये चीन का निज़ाम है, ये रियासत मदीना का निज़ाम है। ये दुख है केपी के अपने पीटीआई के वोटरों से दो दफ़ा हाथ होने का, और उन्होंने दूसरे लोगों को जिताया। ये जो इजहार हुआ कल, ये सिर्फ आई वॉश है। जैसे अजीम चौधरी साहब ने कह दिया, ये आइनी तरमीम है, और आइनी तरमीम में आपको वोट चाहिएंगे और वो सामने आके लोग वोट देंगे। वो भी खुफिया वोट नहीं होगा, यानी डिवीज़न होगी, उसकी पता लग जाएगा कि कौन इधर है और कौन उधर है। जिस तरह आपने करनी है, हाथ खड़े करा लें, जो मर्ज़ी कर लेंगे। बात इशू ये है कि इस वक्त ये कह देना नारा ठीक है, लेकिन जो कुछ पंजाब असम्बली में हो रहा है और जो गवर्नमेंट चाह रही है वो तो ये है कि एमपीए तोड़े जाएं और वहाँ पे नून से कोई एक आधा सेनेटर उधर से भी बना लिया जाए। अंदर का खौफ है कि केपी में सब कुछ अक्सरियत के बावजूद डर है, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होनी है। और हिज़्ब इख्तिलाफ फिर एक तरमीम जो आपकी विश है, बहुत अच्छी विश है, कौन कहेगा कि ये वोट बिके, और इसको बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, लोग सामने आके वोट दें जिसको भी लेके आना है। बाकी जनरल मुशर्रफ ने भी बहुत क्राइटेरिया बनाए थे कि जी फलां और ढिमकाऊँ, ये बहुत लंबी बहस है। ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी है, लेकिन उनको फिर बहुत सारे पैकेजेस पे आना पड़ेगा कि पाकिस्तान को चलाने के लिए जो सब लोगों की ख्वाहिश है डेमोक्रेट पाकिस्तान में, कि जो आप इंतखाबी इस्लाहत से लेके सिर्फ वो आपकी विश वाली इंतखाबी इस्लाहत ना हो कि जी आपने सिर्फ एक शिक ले ली कि जी ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं ओपन वोटिंग बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए और इसमें खुफिया राय दनी होनी चाहिए। आप 2 दफ़ा के बेनिफिशरी हैं, एक दफ़ा चेयरमैन बने सेनेट सादिक संजरानी, और उसके बाद फिर जब अदम एतमाद आई तो उसके भी बेनिफिशरी हैं। आपको इखलाकी तौर पर कह देना चाहिए था कि मैं ऐसा चेयरमैन सेनेट नहीं साथ चल सकता जिसके इतनी बेईमानी के साथ लोग वोट डाल रहे हो, मुझे ऐसा सेनेट नहीं चाहिए। आप उस वक्त तो खामोश रहे दोनों दफ़ा जब आपको बेनिफिट मिला है। आज आपने सिर्फ इसलिए किया है कि आप लोगों को कह सकें देखें जी मेरी तो ख्वाहिश थी, ये नहीं मानते। सही, ये सिर्फ कहने की हद तक है, एक बयान है कि जी मेरी तो ख्वाहिश थी बट नहीं मुमकिन हो पाया। लेकिन ज़रूरी है कि चीज़ें साफ़ और शफाफ हों, शफाफियत से ही तमाम तर मामलात चलें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम सभी को फ़ायदा दे रहा होता है, जिस तरह अभी राना साहब ने फरमाया, कहीं ना कहीं इसके बेनिफिशरी सभी होते हैं। इसीलिए कोई हतमी तौर पर कोशिश नहीं करता कि इतनी शफाफियत आ जाए, क्योंकि फिर अपने फ़ायदे भी शायद कम हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।